एआई के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वही कमाल का सॉफ्टवेयर जो तस्वीरें बना देता है या हमारे सवालों के जवाब देता है ना? लेकिन उस डिजिटल पर्दे के पीछे एक पूरी की पूरी भौतिक दुनिया छिपी है। एक ऐसी दुनिया जहां सिलिकॉन, रोशनी और जबरदस्त इंजीनियरिंग मिलकर इस जादू को सच बनाते हैं। आज हम उसी दुनिया की परतों को खोलेंगे। तो इस कमाल की दुनिया को हम समझेंगे कैसे? हमारा सफर सॉफ्टवेयर से शुरू होगा। फिर हम उस हार्डवेयर की गहराइयों में उतरेंगे जो इसे मुमकिन बनाता है। उसके बाद हम उस असंभव मशीन को देखेंगे जो उस हार्डवेयर को बनाती है। और आखिर में ये सब मिलकर दुनिया में ताकत के खेल को कैसे बदल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि एआई कोई जादू नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी बुनियाद में सिर्फ एक चीज़ है, बहुत बहुत बड़े पैमाने पर की जाने वाली कैलकुलेशन, यानी कंप्यूटेशन। जब हम किसी एआई से बात करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि वो हमारी बात समझ रहा है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। एआई कॉन्सेप्ट्स नहीं समझता, वो तो बस हर चीज़ को नंबर्स में बदलकर प्रोसेस करता है। उसके लिए सब कुछ बस नंबर्स का खेल है। तो ये होता कैसे आखिर? चलिए इस प्रोसेस को देखते हैं। मान लीजिए कोई सवाल पूछा गया। ये हुआ स्टेप 1। एआई सबसे पहले उस सवाल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिन्हें टोकन्स कहते हैं। यह है स्टेप 2। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, स्टेप 3। हर टोकन को एक नंबर दे दिया जाता है। हमारे शब्द, हमारे आइडियाज, यहां तक कि इमोशंस, सब कुछ नंबर्स की एक लंबी लिस्ट बन जाते हैं। बस यही एक भाषा है जिसे एआई असल में समझता है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? दुनिया के जो सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स हैं ना, वो भी बस इन्हीं 3 सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर चलते हैं, बस। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ऑपरेशंस एक दो बार नहीं बल्कि खरबों बार किए जाते हैं। और ये जो स्केल है ना, यही सब कुछ बदल देता है। एक चीज है जिसे स्केलिंग लॉज कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, आप एआई को जितना ज्यादा डेटा और कंप्यूटिंग पावर देंगे, वो उतना ही स्मार्ट होता जाएगा। तो सोचिए, जब खरबों कैलकुलेशंस हर सेकंड करनी हो तो एक नॉर्मल कंप्यूटर से तो काम चलेगा नहीं। इसके लिए चाहिए बेहद पावरफुल हार्डवेयर। और बस यहीं से हमारी कहानी सॉफ्टवेयर से निकलकर असली फिजिकल दुनिया में आ जाती है। तो ये खरबों कैलकुलेशंस होती कहाँ हैं? जवाब है सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप्स में। चलिए अब उस सिलिकॉन इंजन को समझते हैं जो एआई को चलाता है। एक माइक्रोचिप के बारे में ऐसे सोचिए जैसे वो एक बहुत छोटा, बेहद पेचीदा शहर हो। इसमें अरबों इमारतें हैं और सैकड़ों किलोमीटर की वायरिंग उन्हें जोड़ती है। सच में ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और उस नैनोस्कोपिक शहर की हर इमारत एक ट्रांजिस्टर है। ये एक छोटा सा स्विच है जो या तो ऑन होता है, जिसे हम 1 कहते हैं, या ऑफ, जिसे हम 0 कहते हैं। पूरी डिजिटल दुनिया इन्हीं 1 और 0 से बनी है। लेकिन देखिए, सभी चिप्स एक जैसे नहीं होते। हमारे कंप्यूटर का जो पारंपरिक सीपीयू है वो एक मास्टर शेफ की तरह है, बेहद माहिर, लेकिन एक बार में एक ही काम करता है। एआई को क्या चाहिए? उसे एक साथ हजारों काम करने की ताकत चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे किचन में तैयारी करने वाले कुक्स की पूरी फौज एक साथ काम करती है। यही काम जीपीयूज करते हैं। और इसीलिए एनवीडिया जैसी कंपनियां एआई की दुनिया में इतनी जरूरी हो गई हैं। दशकों से कंप्यूटिंग पावर बढ़ाने का एक ही तरीका रहा है, ट्रांजिस्टर्स को छोटा और छोटा बनाते जाना। इसे मूर का नियम कहते हैं। ट्रांजिस्टर्स जितने छोटे, चिप उतनी ही तेज और किफायती। लेकिन जब आप चीजों को एटम के साइज तक छोटा करने लगते हैं तो आप फिजिक्स के नियमों से टकरा जाते हैं। तो जब ट्रांजिस्टर्स इतने छोटे हो गए कि उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लाइट की वेवलेंथ भी बड़ी लगने लगी, तो पूरी इंडस्ट्री एक दीवार से जा टकराई। इस नामुमकिन सी लगने वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन आया एक नामुमकिन मशीन से, ईयूवी लिथोग्राफी। यही वो बुनियादी सवाल था जिसका जवाब पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ढूंढ रही थी। और इसका जवाब एक ऐसी तकनीक में मिला जिसे बनाने में 30 साल और अरबों डॉलर लगे। ईयूवी लिथोग्राफी को आप एक बेहद एडवांस्ड फोटोकॉपियर समझ सकते हैं। फर्क बस इतना है कि ये कागज पर स्याही नहीं बल्कि सिलिकॉन वेफर पर अरबों ट्रांजिस्टर के पैटर्न कॉपी करता है। और इसके लिए ये 13.5 नैनोमीटर की एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करता है। अब यहां से चीजें सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी हो जाती हैं। ये लाइट बनती कैसे है, ये सुनना ही अपने आप में कमाल है। देखिए, सबसे पहले टिन की एक बहुत ही छोटी सी बूंद को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फायर किया जाता है। फिर एक लेजर उसे पैनकेक की तरह चपटा कर देता है। उसके तुरंत बाद एक और बहुत ज्यादा पावरफुल लेजर उस पैनकेक को प्लाज्मा में बदल देता है, जो सूरज की सतह से भी 40 गुना ज्यादा गर्म होता है। इस धमाके से निकलती है वो कीमती ईयूवी लाइट। और ये पूरी अविश्वसनीय प्रक्रिया
1 सेकंड में 50,000 बार दोहराई जाती है। ये तो बस दिमाग चकरा देने वाला है। और ये इंजीनियरिंग और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि EUV लाइट इतनी नाजुक होती है कि हवा के मॉलिक्यूल्स भी उसे सोख लेते हैं। इसीलिए इस पूरी मशीन को एक बहुत बड़े वैक्यूम चेंबर के अंदर काम करना पड़ता है। और क्योंकि यूवी लाइट कांच से भी आर पार नहीं हो सकती, इसलिए लेंस इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इसकी जगह लाइट को शीशों से रिफ्लेक्ट किया जाता है। लेकिन ये कोई आम शीशे नहीं हैं। ये इंसान द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे चिकनी चीजें हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा शीशा कैसे बनाया जाए जो लाइट को सोखे नहीं? जवाब है फिजिक्स का इस्तेमाल करके। इन्हें ब्रैग रिफ्लेक्टर्स कहते हैं। जरा सोचिए, सिलिकॉन और मोलिब्डेनम की सैकड़ों पतली परतें एक के ऊपर एक रखी हैं। हर परत लाइट का बस एक छोटा सा हिस्सा रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन वो इतनी सटीक तरीके से अलाइन की जाती हैं कि सारे रिफ्लेक्शंस एक साथ जुड़ जाते हैं और लगभग 70% कीमती EUV लाइट आगे बढ़ पाती है। ये सच में अविश्वसनीय है। ये नामुमकिन मशीन, जिसे दुनिया में सिर्फ नीदरलैंड की एक कंपनी ASML बनाती है, दुनिया की सबसे ज़रूरी तकनीकों में से एक बन गई है। और जाहिर है, ये भू राजनीतिक खींचतान का केंद्र भी बन गई है, खासकर चीन के लिए। कई सालों तक पश्चिमी देशों की स्ट्रैटेजी इसी एक सोच पर टिकी थी। अगर चीन को EUV मशीनें नहीं मिलेंगी तो वो सबसे एडवांस्ड चिप्स नहीं बना पाएगा और AI की दौड़ में पीछे रह जाएगा। EUV को एक ऐसी दीवार माना जाता था जिससे पार नहीं किया जा सकता। ये स्लाइड दिखाती है कि ये सब कैसे हुआ। 2018 में शुरू हुए दबाव से लेकर 2022 के बड़े निर्यात नियंत्रणों तक मकसद साफ था, लेकिन 2025 की शुरुआत में खबरें आईं कि शेंज़ेन की एक लैब ने एक EUV प्रोटोटाइप बना लिया है और इस खबर ने पूरी धारणा को ही चुनौती दे दी है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, चीन ने एक प्रोटोटाइप बनाया है जो 13.5 नैनोमीटर EUV लाइट पैदा कर सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन लाइट पैदा करना एक बात है और उस लाइट से लगातार बड़े पैमाने पर काम करने वाली चिप्स बनाना बिल्कुल दूसरी बात। इसे समझने के लिए इंजीनियरिंग का 80-20 नियम बहुत काम का है। पहला 80% काम, यानी लैब में लाइट पैदा करना, अक्सर हो जाता है। असली चुनौती है आखिरी 20%, उस लाइट को एक भरोसेमंद इंडस्ट्रियल मशीन में बदलना जो बिना रुके 24 घंटे काम कर सके। ASML को इस आखिरी 20% में महारत हासिल करने में लगभग 2 दशक लग गए। तो चीन के लिए आगे का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है। उन्हें न सिर्फ ब्रह्मांड की सबसे चिकनी चीजें यानी उन जटिल शीशों को बनाना सीखना होगा, बल्कि ये भी पक्का करना होगा कि उनकी मशीन इतनी तेजी से चिप्स बनाए कि वो फायदे का सौदा हो। और शायद सबसे बड़ी चुनौती इन लाखों पेचीदा पुर्जों को जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो बिना रुके साल दर साल 24/7 काम कर सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब घटनाओं का भविष्य के लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं है, ये भविष्य की तकनीक और दुनिया में ताकत के बदलते समीकरण की कहानी है। शेंज़ेन में जो प्रोटोटाइप बना है वो इस बात का संकेत नहीं है कि चीन ने ये दौड़ जीत ली है। नहीं, ये इस बात का संकेत है कि दौड़ के नियम बदल रहे हैं। अब एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? खैर, इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। पहली बात, ये सोच कि पश्चिम का हार्डवेयर पर हमेशा दबदबा रहेगा, अब उस पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। अगर चीन इस चुनौती को पार कर लेता है तो वो रेत से लेकर आखिरी चिप तक पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करने वाला पहला देश बन सकता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये साबित करता है कि AI का भविष्य सिर्फ बेहतर एल्गोरिदम लिखने के बारे में नहीं है, ये इन अविश्वसनीय मशीनों को बनाने की असली इंडस्ट्रियल ताकत के बारे में है। तो ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या तकनीकी श्रेष्ठता एक ऐसा किला है जिसे हमेशा के लिए कब्जे में रखा जा सकता है, या ये एक ऐसी दौड़ है जिसकी फिनिश लाइन हमेशा आगे खिसकती रहती है और हर कोई बस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है?